बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एंटी टेस्ट का जो हमारा नजर सेशन है इसका लेक्चर नंबर 39 है। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था MCQs के हवाले से और आलमोस्ट 70% काम इसका हो चुका है। अब कुछ थोड़ा सा काम रह गया था जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल थे, एरिया और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 हमारे टॉपिक रह गए। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका। एक तो आप लोगों ने पढ़ा था A to B। सिंपल अगर हम बात करते हैं तो आपने एक इंटीग्रल पढ़ा था f(x) dx, इसको इंटीग्रेट करना था आप लोगों ने। और जब आप इंटीग्रेट किया करते थे तो जो आपका आंसर आया करता उसके साथ आप एक c ऐड कर दिया करते थे। तो हम ये कहा करते थे लेट से अगर f(x) का इंटीग्रल आया g(f)x) तो प्लस उसमें c करते थे। और हम ये कहा करते थे कि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होगा, इसलिए इसको हम कहा करते थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा। डेफिनेट का मतलब है कि इसका हमें डेफिनेट आंसर पता होगा और इसमें ये c हम नहीं लिखेंगे। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें और इसमें यह है कि इसमें इंटीग्रेशन के साइन के साथ एक रिस्ट्रिक्शन होगी, एक लिमिट नज़र आएगी आपको A to B f(x) dx। तो अब ये जो लिमिट के साथ इंटीग्रल होता है इसमें हम कहते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल है। और अगर f(x) का इंटीग्रल लेट से g(f)x) आ जाता है तो फिर ये जो लिमिट होंगी ये बार लगा के आपने राइट पे शिफ्ट कर देनी है। और अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि पहले अपर लिमिट पुट करनी है और फिर आपने इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। ये जो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये कहीं MCQs वगैरह में आपके आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये जो स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन के बाद लिमिट अप्लाई करने वाली, इसको हम कहते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। अब छोटी सी इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर कहता हूँ कि मैंने इंटीग्रेट करना है लेट से 0 से लेकर पाई तक साइन ऑफ x को, तो मैं क्या करूँगा? साइन का जो इंटीग्रल है हम जानते हैं कितना होता है। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। ये आ गया साइन का इंटीग्रल। अब आंसर तो आ चुका है। अगर ये लिमिट ना होती तो मैं यहाँ प्लस c लिखता और ये हमारा इनडेफिनेट आंसर था। लेकिन अगर यहाँ लिमिट है 0 से लेकर पाई या कोई और नंबर भी हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लोगों ने लिमिट c नहीं लिखना है इसमें और लिमिट लगा देनी है राइट पे, पाई और 0 बार लगा के। अपर लिमिट जिस तरह मैंने कहा पहले अपर लिमिट पुट करनी है x की जगह और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो माइनस तो बाहर ही है, पहले आप अपर लिमिट पुट करें x की जगह तो cos ऑफ पाई आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करें तो cos ऑफ 0 आ जाएगा। अब cos पाई पे आप जानते हैं -1 होता है और cos 0 पे भी क्या होता है 1। तो ये आंसर आ गया आपका 2। तो इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब हम ये देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारे MCQs एंटी टेस्ट में किस तरह के बन सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल के जो MCQs हैं वो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। तो हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरह हमने अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज़ को। तो पहली प्रॉपर्टीज़ की याद रखें आप, मैं प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देता हूँ। तो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी ये आएगी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है अगर ये A to B f(x) dx है तो अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, इसको B to A अगर लिखेंगे तो इसका आंसर उसके आंसर का नेगेटिव हो जाएगा। यानी उसका अगर आंसर 10 है तो इसका -10 होगा, उसका 20 तो उसका -20। तो लिमिट इंटरचेंज करने से अपर लोअर लिमिट को इसके आंसर पे ये फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि जो A to B के अंदर ये शो कर रहा होता है, ये कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या इसका मीनिंग है जब ये लिखा होता है A to B f(x) dx। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं कि जिस तरह समेशन होता है ना आपके पास, हम कहते हैं समेशन है और लेट से यहाँ k लिखा हुआ है और हम कहते हैं k वेरीज फ्रॉम 1 to 10। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि k जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। कोई भी यहाँ k आ जाए, k² जिस पे वेरिएशन है वो 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक। लोअर लिमिट भी इंक्लूड है, अपर लिमिट भी क्या है? यानी 1 से लेकर 10 तक इसमें k की वैल्यू वेरी करेगी।
अब होगा क्या, यहाँ जो के होता है याद रखा करें, ये के यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, यानी डिस्क्रीट वेरिएशन है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि एक 1 पुट करेंगे, 1 के बाद क्या करेंगे 2, 2 के बाद क्या करेंगे 3, 3 के बाद 4 करते करते, तो ये नेचुरल वेरिएशन है, यानी डिस्क्रीट है 1 2 3 4। जबकि ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये जस्ट लाइक समेशन ही है। यहाँ अगर लिखा होता है 1 to 10 बिल्कुल इस तरह, तो वहाँ जो 1 to 10 है वो x की वेरिएशन है। लेकिन अब होगा क्या, x के बारे में हम कहेंगे x वेरीज फ्राम 1 to 10। अब लोअर लिमिट इंक्लूड होगी, यानी 1 शामिल होगा, 1 से लेकर 10 तक है, अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम। और यहाँ जो x है याद रखना है, यहाँ x रियल नंबर होता है, यानी कंटिन्यूस वेरिएशन है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि 1 के बाद 2 नहीं होगा, 1 के बाद रियल लाइन पे देखें ना आप क्या होता है, रियल लाइन के ऊपर 1 से लेकर 10 तक दरमियान में इन्फिनिट जो है वो रियल नंबर्स हैं। 1.1, 1.01, 1.001, 1 के बाद आप 1000 जीरो लगाएं, 1 करोड़ जीरो लगाएं, बिलियन ट्रिलियन जीरो लगा लें, तो इस 1 से लेकर 10 तक इतने नंबर हैं जो अनकाउंटेबल है और दरमियान में गैप नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है इसके लिए ये यूज़ करते हैं। और ये असल में इंटीग्रल का साइन एस की तरह का साइन है, ये समेशन को ही शो करता है असल में। तो ये वाला एस और ये दोनों तकरीबन एक ही तरह रोल प्ले करते हैं, सिर्फ ये समेशन जो है ये है डिस्क्रीट वेरिएशन के लिए, और वो जो समेशन है जिसको हम रो बोलते हैं, जो इंटीग्रल का साइन है, वो है कंटिन्यूस वेरिएशन के लिए। वहाँ एक्स आर से बिलोंग करेगा और 1 से लेकर 10 तक होगा, 10 नहीं इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा। ये भी बातें आपके MCQs में आ सकती हैं। और यहाँ अगर हम कहते हैं 1 to 10, तो यहाँ 1 से 10 सारे नंबर्स होंगे, लेकिन वो नेचुरल होंगे, डिस्क्रीट होंगे। 1.5 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो नेचुरल नहीं है वो इसमें नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको बताना था कि इस समेशन साइन में, यानी इस इंटीग्रल के साइन में और इस साइन में क्या डिफरेंस है। तो ये अब आपको क्लियर उम्मीद हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बताई है कि अगर आप A to B को B to A करेंगे तो नेगेटिव क्यों आएगा, चूँकि ये पहले चला जाएगा वो बाद में, तो माइनस कॉमन लेके दोबारा उसके बराबर आएगा। अच्छा जी, अब बाकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने एक एक करके। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल मैटर नहीं करता। A to B f(x) dx हो या A to B f(y) dy लिख दें, या A to B f(t) dt लिख दें, यानी जो भी वेरिएबल लिखेंगे x, t, y, z, थीटा, अगर लिमिट A to B है तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अपर और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए, A to A अगर कर दें इसको, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर दोनों लिमिट सेम कर दें। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है इसकी कि अगर A to C आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं A to B और प्लस B to C, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो B आपने दरमियान में गैप प्रोड्यूस करने के लिए चूज़ किया है वो इन बिटवीन A और C, A एंड C होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि A और C के दरमियान में कोई नंबर B, जैसे अगर ये 2 था, ये 10, तो बीच में कहीं होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आपके पास ये है कि अगर आप A to B, यानी यूँ कर लेते हैं -a to +a किसी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। कब ऐसा होगा, इफ़ f(x) इज़ ऑड फंक्शन। अगर ऑड समझते हैं आप, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जिसमें x को रिप्लेस करें -x से और माइनस बाहर आ जाए। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि -a to a f(x) अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो ये 2 times 0 to a के बराबर आंसर देगा हमें। बट ये कब ऐसा होगा, इफ़ f(x) इज़ इवन। और एक आध प्रॉपर्टी में और लिखता हूँ जो कि लिमिट्स को चेंज करने वाली है कि अगर A to B f(x) dx है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर आप लोगों ने इधर ऐड किया, लेट से आपने C ऐड किया लोअर लिमिट में और C ऐड किया अपर लिमिट में, सेम नंबर, तो फंक्शन के अंदर से फिर वो नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा उसके एंगल से, तब जाके दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर
इसके रेलिवेंट जो MCQs हैं वो तकरीबन हर प्रॉपर्टी के रिलेटेड MCQs जो हैं वो मैंने जो बुकलेट आप लोगों को सजेस्ट की हुई है, जो सेंटर विजन की पब्लिकेशन है, उसके अंदर आपको रेलिवेंट MCQs मिल जाएंगे। फ़िलहाल प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ एज़ इट इज़ आपके MCQs में आ सकती हैं। हो सकता है उनमें से कोई बात ये पूछ ले कि A to A f(x) dx का आंसर क्या होगा, या वो ये कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज f(x) dx A to B, और किसी ऑप्शन में y लिखा हो, एक में z, एक में t लिखा हो और एंड में लिखा हो ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे बराबर होंगे। फिर ये प्रॉपर्टी है कि वो एक सर्टेन लिमिट दे के दरमियान में ब्रेक करके आपसे पूछ सकता है कि इसको ब्रेक करें तो क्या इसका आंसर इक्वल होगा, तो जितनी मर्ज़ी बार ब्रेक करें आप इसको कर सकते हैं। फिर अगर ये -a to a करेंगे f(x) ऑड हुआ तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, चूँकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 3 मैंने आज कंप्लीट करना है, तो मैं सिर्फ आपको MCQs का आइडिया दे रहा हूँ। बाकी जूम वाली क्लास की ऑप्शन आपके पास है, उसमें आके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि इसके MCQs किस तरह से बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपको बुकलेट दी हुई है उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है पूरा, उसमें आप काम कर सकते हैं। यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमने काम ज़रा स्पीड से करना है। ये हमारा 39वां लेक्चर है और बहुत ज़्यादा हमने इसको कोशिश किया कि प्रिसाइज डिस्कशन कर करके भी अभी हमारा 39वां लेक्चर है और हमने बुक 2 का चैप्टर 3 आज क्लोज़ करना है। तो अभी हमारे इसके बाद 4 चैप्टर्स रहते हैं और उस पर भी तकरीबन हमारा 1 वीक यानी 7 लेक्चर कम अज़ कम होंगे उसके ऊपर हमारे। तो टोटल तकरीबन आपका ये है वो 45 लेक्चर्स का जो सेशन था हमारा, और 45 लेक्चर्स का मतलब है आलमोस्ट 2 मंथ्स। अगर हम संडेज़ वगैरह बीच में इंक्लूड करें तो 2 मंथ्स का ही सेशन होता है। और फिर कुछ लेक्चर मैंने आपको देने हैं जो बेसिक मैथ का आइडिया देने के लिए, वो कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएँ, अदरवाइज़ वो जूम वाली जो लाइव क्लास है उसमें होंगे आपके। तो इस तरह इंशाल्लाह हर लिहाज से आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो बहरहाल बात हम करते हैं कि हम ज़रा इसको इतना प्रिसाइज़ बात करते हैं कि MCQs का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि मैं जो चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज़ करवा दूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बुक में नहीं लिखी होती, कुछ लिखी होती हैं कुछ नहीं। आपकी बुक में सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी मेंशन होगी और ये वाली प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी जिसमें ब्रेक करते हैं बस। तो बाकी आपके काम की प्रॉपर्टीज़ हैं और पर्टिकुलरली इंटी-टेस्ट के MCQs के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक आध मैं आपको MCQ करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अवेयरनेस मिले कि किस तरह प्रॉपर्टीज़ आपके पेपर में आ सकती हैं। तो लिखते हैं कि MCQ यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने 2 MCQs फिर भी लिखे हैं, जो आल्दो हमारे पास टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने का आइडिया हो जाए। पहला MCQ ये है कि f(x) इज़ एन इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन है और 0 to 3 f(x) का आंसर 5 है। तो आपने बताना है कि 0 to 3 अगर 5 है तो -3 to 3 कितना होगा। तो इवन फंक्शन के बारे में याद रखा करें कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। y के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ये देखें, अगर ग्राफिकली देखें इस बात को, तो ये अगर y एक्सिस की लाइन है और लेट से ये फंक्शन का ग्राफ है इस तरफ, और आपने देखा है कि 0 to 3 ये आंसर आ रहा है इस तरह से। ये भी आप जानते हैं कि जो एरिया जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये असल में एरिया को शो करता है। तो अगर 0 to 3 हम कहते हैं इंटीग्रल का आंसर 5 है, तो इसका मतलब होगा कि 0 to 3 उस ग्राफ के अंदर जितना भी ग्राफ के अंदर एरिया आ रहा है वो आपके पास 5 है। जब हम -3 to करेंगे 3 तो उसका मतलब है इवन y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर भी इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यानी y एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको सिमेट्री दिखाएगा, जितना y के राइट पे होगा उतना ही y के लेफ़्ट पे है। तो -3 to 3 करने का मतलब होगा कि आप इस तरफ वाले एरिया को डबल कर दें। वैसे भी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि फंक्शन अगर इवन हो तो -3 to 3 f(x) को जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 times 0 to 3 f(x). ये मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। और 0 to 3 कितना आंसर है 5, तो यहाँ 5 पुट करें, 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम यहाँ बात करते हैं, ये वो कह रहा है कि 2 to 5 एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल कितना है 10 और 5 to 8 3 है, तो फिर 2 to 8 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो 2 to 8 है इसको ब्रेक करें, 5 ब्रेक हुआ है ना, इसको आप 2 to 5 कर लें एंड देन 5 to 8 कर लें। तो जो 2 to 5 है इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ से, और जो 5 to 8 है इसको हम कर लेते हैं अलग। तो जो 2 to 5 है वो 10 है और जो 5 to 8 है वो कितना है 3, तो आंसर कितना हो गया 13। तो 13 हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 2 MCQ लिखे हैं जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए। अब एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ मैं रेज करके कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जिस तरह मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, ये बताता है आपको एरिया अंडर दी कर्व एंड दी एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान का एरिया आपको बताता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि ये कैसे पता लगता है कि ये A to B f(x) एरिया बता रहा है हमें। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग
चूँकि फ़र्स्ट ईयर का मैथ भी पढ़ के आए होते हैं और सेकेंड ईयर भी आप लोग पढ़ के आए होते हैं, तो मैं एक आपके सामने अगर फंक्शन लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी आप यूँ लिख लें दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। अगर हम प्रॉपर एक्स वाई प्लेन ड्रा करके देखें, ये देखें, तो आप में से मेजॉरिटी ये समझती होगी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं ये कहता हूँ वाई एक्सिस की लाइन है और ये अगर हम बना लें एक्स एक्सिस की लाइन, तो y इज़ इक्वल टू एक्स जो है आपके पास, यहाँ हम कहते हैं ओरिजिन है, y इज़ इक्वल टू एक्स जो है वो एक लाइन होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ये लाइन है बेसिकली y इज़ इक्वल टू एक्स की, यानी इसका ग्राफ है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये ग्राफ किसका है, y इज़ इक्वल टू एक्स का। जो आप x पुट करते हैं वही आपको y मिलता है। लेट्स से यहाँ 1 है, x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3। तो मैं अगर कहता हूँ कि मैंने x इक्वल टू 3 तक इसको रोकना है, ये तो ये मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है इस ग्राफ के नीचे और x एक्सिस से ऊपर 0 से लेकर 3 तक मुझे एरिया चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा शेड करके बताता हूँ। ये वाला एरिया मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि ये कितना बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, मैं यहाँ से इस ग्राफ को थोड़े के लिए अरेज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये आपको सही बात समझ आए। इस ग्राफ का फंक्शन कौन सा था, y इज़ इक्वल टू एक्स, और 0 to 3 एरिया निकालना है। तो ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि ये क्या चीज़ बन रही है। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल क्या है, अगर इसको O कह दें, इस पॉइंट को आप A कह दें, इस पॉइंट को आप B कह दें, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप सारे जानते हैं, वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। चूँकि y इज़ इक्वल टू एक्स है, अगर x 3 होगा तो y भी कितना होगा, 3, यानी ये कन्फर्म बात है x और y बराबर हैं। तो यहाँ y भी कितना है, 3, यहाँ y कितना होगा, 2, यहाँ y कितना होगा, 1। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं ट्राइंगल का, तो बेस भी 3 है और हाइट भी 3 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट करें तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9/2 हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आता है स्क्वायर यूनिट में। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम ये कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल भी आपको एरिया बताता है, तो फिर यही आंसर डेफिनेट इंटीग्रल से भी आना चाहिए। तो मुझे अगर ग्राफ के अंडर 0 से लेकर 3 तक एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, मैं ये करूँगा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये मेरे पास कैसे आएगा, 0 to 3 इंटीग्रल फाइंड करें, ये जो ऊपर लिखा था हमने, और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। तो फंक्शन किसके बराबर है, y फंक्शन के बराबर है और फंक्शन x के बराबर है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 0 to 3x dx। और आप सारे जानते हैं कि x का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर में एक ऐड करना है और उसी से करना है डिवाइड। फिर लिमिट इस तरफ आ जाएगी 3 और 0। अब अपर लिमिट पुट करें ज़रा, अपर लिमिट 3 यहाँ पुट करें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट पुट करें तो 0 स्क्वायर बाय 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो देख लें क्या दोनों आंसर सेम है। तो ये मैंने आपको सिर्फ जो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि डेफिनेट इंटीग्रल एरिया कैसे शो करता है, तो अब हमने प्रूव कर दिया है कि जो ज्योमेट्री का रिजल्ट था, ट्रिग्नोमेट्री का जो रिजल्ट हमने देखा है कि उस तरह एरिया निकाल के देखा, तो इंटीग्रेशन से भी आपको वही एरिया मिल रहा है। सो ये बात कंक्लूड कर ली हमने कि डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान उन दो लिमिट्स के बीच में जितना एरिया बनता है वो आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात मैं अब आप लोगों के लिए नोट बना के लिखता हूँ ताकि ये आपके पास रिज़ल्ट सेव रहे, और ये उसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि ये वाकई एरिया शो करता है या नहीं करता। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स को समझाना कि एरिया है तो फिर कैसे है। ये कोई और एग्जांपल किसी और फंक्शन की जिसका एरिया अदरवाइज़ भी आप जानते हो वो करके आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो नोट क्या लिखना है हमने कि जो a to b f of x dx है, ये क्या शो करता है, एरिया अंडर द कर्व y is equal to f of x एंड यूँ समझ लें एंड बिटवीन द x एक्सिस, बिटवीन द x एक्सिस, और कहाँ से कहाँ तक है जी, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b।
एक्स एक्सिस और कर्व के अंडर जितना एरिया आता है और दो लिमिट्स के दरमियान वो कैलकुलेट करना हो तो आप डेफिनेट इंटीग्रल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो प्रॉपर्टीज़ तक अगर हम देखें तो हमारा काम 3.6 का काम था, और अगर हम साथ उसके इन एडिशन ये भी मिला लेते हैं एरिया, तो एरिया असल में 3.7 का काम है। तो अब मैं आपको जो एरिया है उसकी दो जो केसेस हैं वो लिखवा देता हूँ कि एरिया के अंदर पर्टिकुलर दो केस होंगे। अगर सारे के सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो फिर जो आपका इंटीग्रल का आंसर है वही एरिया का आंसर है, लेकिन सम टाइम ग्राफ का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ एरिया के बताता हूँ दो केसेस आपको। देयर आर टू केसेस, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं कि एरिया के कौन से दो केसेस हमारे पास हैं कि जिनमें हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो पहला केस जो हमारे पास एरिया का है वो ये है कि जिसमें सारे का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। जैसे ये देखें, ये अगर हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ये सारा, और आपने दो लिमिट्स हैं एक्स इज इक्वल टू ए और ये लिमिट है एक्स इज इक्वल टू बी, इनके दरमियान एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है 0 और 3, 0 ए था 3 बी और सारे का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो अगर सारे का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर हो तो फिर जो ग्राफ के अंडर एरिया आता है ये वाला, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ये ग्राफ अगर y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फंक्शन का ग्राफ है, तो जो एरिया होगा वो आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन होगी बस a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो भी आंसर आएगा वो एरिया। जैसे ये आंसर है ना a टू बी एफ एक्स डी, जो हमारा आंसर है वही असल में एरिया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इसके दूसरे केस में कि कुछ हिस्सा ग्राफ का एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है, तो फिर हमें थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ती है। मिसाल के तौर पे ये एक्सिस की लाइन है और ग्राफ यूँ बन रहा है, कुछ हिस्सा नीचे और कुछ हिस्सा क्या है ऊपर है, और लेट से एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक्स इज इक्वल टू बी है और ये एक्स इज इक्वल टू सी है, और आपने ये ए टू सी एरिया निकालना है, सारा एरिया, ये वाला भी और ये वाला भी एरिया लेट से आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखें आपने जितना एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है वो तो उसी तरह डील करना है जितना ऊपर किया हुआ है। अब देखें ना, एरिया डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, फंक्शन इक्वल होता है वाई के। अब अगर एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ है तो इसका मतलब है कि फंक्शन एक्स एक्सिस से नीचे है, और फंक्शन का मतलब वाई नीचे, और वाई नीचे होने का मतलब है कि जब भी एक्स एक्सिस से नीचे वाई आता है तो वाई नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव शो हो रहा होगा। आल दो एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमें जो इसका इंटीग्रल से आंसर मिलेगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव हम बाद में करेंगे इग्नोर, और इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला पोर्शन है ए टू सी जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, इसका जब इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे। क्यों नेगेटिव करेंगे, क्योंकि इसका अपना आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव हम के उसको क्या रहे होंगे, पॉजिटिव। ये असल में इसको हायर लेवल की बुक्स में मॉडुलस लगा के लिखते हैं, यानी इसका एब्सोल्यूट बना के लिखते हैं। तो मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। अच्छा जी, नेगेटिव आने की मैं आपको रीज़न बता रहा था कि नेगेटिव की रीज़न ये होती है, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम मॉड ऑफ एक्स का आंसर फाइंड करें ना तो ये -x आता है अगर ये कन्फर्म हो कि x नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ये होगा तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। इसी तरह एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव उसको हम क्या बना रहे होते हैं, पॉजिटिव। असल में एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इसका लिंक बनता है। अच्छा, जो पार्ट नीचे है उसको नेगेटिव करना ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और जो अपर पार्ट है बिल्कुल इस तरह बिहेव करेगा, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, वो एज इट इज़ बी टू सी जो है, ए टू हमने बी लिखना है पहला पार्ट, ए टू बी नेगेटिव किया हमने, और बी टू सी जो है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा चाहे वो पहले हो या बाद में, वो नेगेटिव करके पॉजिटिव करना है, और जो दूसरे वाला पार्ट है जो पहले से पॉजिटिव है उसको आपने छेड़ना। तो इस तरह ये एरिया का बनता है हमारे पास दूसरा केस। लीजिए, अगर ये आपको बात क्लियर हो गई है तो अब हम इसके कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये एरिया वाला काम भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और ये नेगेटिव और पॉजिटिव की आपको सेंस जो है वो समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक MCQ लिखा आपके सामने कि 1 to 5 मॉड ऑफ x - 3 का आपने आंसर करना है। तो आप मॉड ऑफ x - 3 को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि मॉड ऑफ x - 3 जो है, जब इसका मॉड रिमूव करेंगे तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता होता है। एक ब्रांच में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव होगा और एक ब्रांच में हम कहते हैं कि ये क्या होगा, पॉजिटिव। कब ऐसा होगा, अगर इसके अंदर वाली क्वांटिटी यानी x - 3 जो है ये लेस देन 0 हुआ
तो ये नेगेटिव होगा, यानी x अगर लेस देन 3 हुआ तो। और ये अब बड़ी सिंपल सी बात है, इससे आप फेमिलियर होंगे कि मॉडुलस का बिहेवियर इस तरह से होता है कि जिस वैल्यू पे मॉड 0 होता है उससे पहले और उसके बाद उसका बिहेवियर बदलता है। जैसे आप लोगों को अगर याद हो मॉड ऑफ x के बारे में, तो -x तब होता था जब x लेस देन 0 हो, और +x तब होता था जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चूँकि ये मॉड 0 पुट करने से 0 हो रहा है, तो 0 से पहले नेगेटिव है, 0 के बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मॉड 3 पुट करके 0 हो रहा है, तो 3 से लेस नेगेटिव है और 3 से ग्रेटर इक्वल क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इसको प्रॉपर वे से किया जाए ना तो कैसे होगा, देखें हम इसके 2 हिस्से करेंगे, क्योंकि 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो 2 हिस्से कौन से होंगे, हम इसको 1 2 3 ये पहले वाला फेज़ लेंगे और फिर 3 2 5 ये दूसरे वाला फेज़ लेंगे। तो जो लोअर साइड है उसमें क्या आ रहा है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव असल में इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। और ये वाली जो साइड है अपर साइड, इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब इसको आप इंटीग्रेट करें, कैलकुलेट करें, तो आपको ये आंसर देगा जो भी, वो आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसी को हमने, ये तो हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है। इसमें x²/2 आएगा, 3x, x²/2 3x, फिर दोनों में एलिमेंट पुट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। इसका एक आसान तरीका ये भी है हमारे पास कि हम ये कर लें कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर बात समझ आती है। ग्राफिकली देखें तो ये XY प्लेन है, अगर यहाँ ओरिजिन है, यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब मॉड का जो ग्राफ है वो वी शेप होता है। चैप्टर 1 में मैंने आपको कहा था वी शेप ग्राफ है, और ये शायद एग्जांपल भी x-3 की आपको दी थी मैंने। तो 3 पे जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू के पुट करने से मॉड 0 होता है, वहाँ उस वी का वर्टेक्स बनता है। तो 3 पे अगर ये 0 हो रहा है तो इसका वर्टेक्स बनेगा 3 के ऊपर, यूँ ग्राफ बनेगा इसका। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप 1 to 5 इंटीग्रल फाइंड करें, तो 1 to 5 इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब है 1 to 5 आपने एरिया निकालना अंडर द कर्व। जैसे 0 to 3 इंटीग्रल का मतलब कि आप 0 to 3 एरिया अंडर द कर्व निकालें। तो अब अगर मैं इसको मेंशन करूं तो यूँ समझ लें कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक जो इंटीग्रल आप फाइंड कर रहे हैं वो असल में 1 से लेकर 5 तक एरिया है, ये वाला एरिया, ये, और फिर उसके बाद तो ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो बजाय उधर आप कैलकुलेट करने में टाइम ज़ाया करें, उसको आप ये कैलकुलेट कर लें। पहली ट्रायंगल की बेस कितनी है, 3, 1 से 3 कितना होता है 2, और फिर 3 से 5 भी कितना होता है 2। तो दोनों ट्रायंगल्स की बेस कितनी है 2 2। और मॉड वाले फंक्शन के ग्राफ की एक ख़ास बात याद रखें कि जितनी इसकी बेस होती है उतनी इसकी हाइट होती है। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। तो 2 ट्रायंगल के एरियाज ऐड करें। पहली ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरी ट्रायंगल के एरिया भी हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे थे इसका आंसर कितना होगा 4। तो ये एक हमें शॉर्टकट अप्रोच मिल गई इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मॉडुलस वाला एक ही क्वेश्चन है आपके कोर्स में 3.7 3.6 के अंदर, वो आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में 22 नंबर पे आई थिंक बनता है 3.6 के अंदर, जिसमें आपने ये काम करना होता है। मैंने लिमिट्स थोड़ी सी उससे चेंज करके लिखी हैं, और वो आपके तकरीबन 5 से 6 या 7 स्टेप बनते हैं, जबकि यहाँ हमने सिर्फ 2 स्टेप में इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो ये था इसका डेफिनेट इंटीग्रल का काम और एरिया का काम। अब हम चलते हैं 3.8 जो लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमने सोल्यूशन फाइंड करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी तरफ, और फिर आज इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, 3.8 हमारी स्टार्ट हो रही है, लास्ट एक्सरसाइज है, और इसमें जो काम है वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है वो हमने यहाँ फाइंड करने होंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन इसकी यह है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स is called differential equation. An equation involving derivatives is called differential equation. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। अगर मैं लिखता हूँ dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको डेरिवेटिव dy/dx नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ
कि कहीं लिखा हुआ है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लेट से एक्स लिखा हुआ इज इक्वल टू 10 है। तो ये भी देखें, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूँकि इसमें दो डेरिवेटिव हैं, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव्स हों चाहे फर्स्ट ऑर्डर के हों, सेकंड के हों, थर्ड के हों, हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर दो चीज़ें होती हैं इसमें डेरिवेटिव के अंदर भी। एक तो ये डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स वाला, जिसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी या टोटल डेरिवेटिव कहते हैं, जो डी से रिप्रेजेंट होता है। तो जिस इक्वेशन में ये वाला डेरिवेटिव होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हायर लेवल पे उसको हम ओडीज बोलते हैं, ODE, यानी ओडीज मीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसमें ये इन्वॉल्व होगा उन इक्वेशंस को कहा जाएगा ओडीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर कुछ में ऐसी हमारे पास इक्वेशन जिसमें ये वाला डेरिवेटिव यूज है, यूँ करली साइन होता है, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल का नाम ही आप समझते हैं कि ये पार्ट्स में बात होती है। पार्ट से मुराद ये है कि ये अगर हम एक फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल हैं, तो आप अगर ये चाह रहे हैं तीन पे डिपेंडेंट है, तो अगर आप चाहते हैं उसमें तीन वेरिएबल कौन से, लेट से फंक्शन है जिसमें एक्स वेरिएबल भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन आप इसका चेंज देखना चाह रहे हैं डेरिवेटिव सिर्फ एक वेरिएबल एक्स की रिस्पेक्ट से, तो हम कहेंगे हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी इसका कुछ हिस्सा जो है वो चेंज उसमें देख रहे हैं। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे तो हम कहेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव है, और इस केस में जब आप एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं वाई और जेड को फिर आप कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये यूज़ होता है उसको हम PD बोलते हैं, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये PDs और ODs के कोर्सेज आप लोग पढ़ते हैं BS में जाके, कैलकुलस का जो आपका कोर्स होता है उसमें। यहाँ सिर्फ आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव का आपको नो हाउ थोड़ी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। ऑल दो आपके इस कोर्स सेकंड ईयर के अंदर जो कोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, और वो भी वो जो फर्स्ट ऑर्डर की होंगी आपके पास। तो वैसे एग्जांपल एक मैं पार्शियल की लिखता हूँ आप लोगों के सामने कि पार्शियल f बाय पार्शियल x प्लस x इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है, या पार्शियल f बाय पार्शियल x भी हो सकता है, फिर पार्शियल f बाई पार्शियल y भी हो सकता है, इज इक्वल टू लेट से 3 है। तो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होगा वो हम कहेंगे PD है, और जिसमें ऑर्डिनरी होगा उसको हम कहेंगे वो OD है। चलें, ये तो होगी डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे डिटरमिन करते हैं। तो दो डेफिनेशन और हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसको हम यूँ कहते हैं ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, used in the differential equation is called order of the differential equation, order of the differential equation। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस बात का मतलब क्या है। वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज़ होगा वही असल में उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखें आप तो सिर्फ एक डेरिवेटिव यूज़ हुआ है डी बाई डी एक्स, इसे हम कहते हैं पहला डेरिवेटिव। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज़ हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर पूरी इक्वेशन का ऑर्डर भी वही होगा जो उस डेरिवेटिव का ऑर्डर है। जबकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में यूज़ हुआ है वो ऑर्डर 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको हम y2 या सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर हाईएस्ट है वो 2 है तो फिर इक्वेशन का भी वही ऑर्डर होगा। इसको हम कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन का ऑर्डर होता है
वही जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही असल में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स और भी दूंगा इसकी, उससे पहले मैं एक डेफिनेशन और पढ़ा दूँ आप लोगों को, जो कि है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा, डिग्री क्या होती देखते हैं ज़रा इसको। डिग्री क्या होगी बेसिकली, जो सबसे, वैसे तो आप जानते हैं कि डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट जो उस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उनमें से जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही डिग्री उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन है x³ + 2x² + 1 = 0। तो ये टर्म देखें, इसमें डिग्री 0 है, इसमें 2 है और इसमें कितनी है 3। तो जो सबसे बड़ी डिग्री है उसी को हम कहते हैं कि वो इक्वेशन की डिग्री है। तो ये इक्वेशन हम कहेंगे डिग्री 3 वाली इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम डिग्री ऐसे नहीं कहते, डिग्री हम कहते हैं जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को। तो मैं लिखता हूँ ये बात यहाँ पे, द एक्सपोनेंट ऑफ, किसका एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, exponent of the highest order derivative used in the differential equation is called degree of the differential equation, is called डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों बातों को समझाने के लिए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को और आप देखें कि मैं कहता हूँ कि ये लिखा हुआ है d³ और इसके ऊपर पावर है 2, और एक मैं लिखता हूँ dy/dx और इसकी पावर लिखता हूँ 3, ये चलें 4 कर लेते हैं, और +y = 0। ये मैंने लिखी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे अगर कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताएं, तो कुछ लोग यहाँ भी सोच रहे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ऑर्डर किसको कहें। वो समझ बैठते हैं कि ये dy/dx 4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये 4th डेरिवेटिव है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और उसकी पावर 4 है, डेरिवेटिव फर्स्ट ही है ये। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो जो बड़ा डेरिवेटिव है वो ये वाला है, जो जिसको हम d³ कह रहे हैं, ये 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज़ हुआ वो कौन सा हुआ? 3rd ऑर्डर। तो हमने कहा था कि जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होता है वही इक्वेशन का ऑर्डर भी होता है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 है। अब अगर हम बात करते हैं डिग्री की, तो यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये डिग्री है 4, वो समझ होते हैं जो सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री है, हालांकि ऐसा नहीं होता। डिग्री किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी, किसकी पावर है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो कहलाएगी डिग्री। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये भी अगर देखें तो ये 3rd ऑर्डर है, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा हुआ? ये वाला। अब इसकी जो पावर है 2 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 2। तो ये 4 डिग्री नहीं होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होगी। अगर यहाँ मैं 1 लिखता हूँ तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो अभी मैंने 2 लिखा था, इसका मतलब डिग्री 2 है और ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 है इसका। तो ये मेरा ख्याल है एक एग्जांपल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो 1-2 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के बताता हूँ मैं, ताकि ये वाला आइडिया भी आप लोगों को क्लियर हो जाए और जो हमारा टॉपिक है आज का वो उसको हम क्लोज़ कर सकें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो असल हमारा टारगेट था। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं लेट्स से एक क्वेश्चन बनाऊँ या MCQs बनाऊँ कि आपने बताना है सोल्यूशन किसका बताना है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन आसान से लिखते हैं, सिर्फ आइडिया हमने समझना है। dy/dx ये लिख दिया हमने, और -4x, या चलें सिर्फ हम लिख देते हैं dy/dx -x/2 = 0। ये एक सिंपल सी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है और आपने इसका सोल्यूशन बताना है। और अगर इसको आसान करना चाहें, चलिए ये भी मैं हटाता हूँ आप लोगों के लिए और आसान करता हूँ। इसको हम लिख लेते हैं dy/dx -x = 0 कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी
ताकि आइडिया समझ सकें आप लोग, उसके बाद खुद कर लेंगे फिर आप लोग। अच्छा, आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो मैं इसके 2-3 स्टेप्स करके बताता हूँ। ये चूँकि इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सबसे आसान इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर के अंदर 3.8 के अंदर है, जो सबसे इजी क्वेश्चन है और 2 स्टेप के अंदर ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जो आपके कोर्स में लिखी हुई है, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। आप dy/dx एक तरफ करेंगे, x इधर ले आएंगे, फिर dy उधर कर देना है और dx इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये समझ लें कि y का सारा फंक्शन dy के साथ, x का सारा फंक्शन dx के साथ लिखना होता है। इस तरह अगर वेरिएबल सेपरेट कर दिए जाएँ तो उसे कहते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से आपके कोर्स में सबसे पहली टाइप रखी गई जिसको हम कहते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, SDE शॉर्टकट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, जब वेरिएबल सेपरेट कर देंगे फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ। अब इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रल y की रिस्पेक्ट से y होगा, x का इंटीग्रल x² 2 होगा और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y = x² 2 + c, ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब इसमें c लिखा हुआ है ना आपके पास, तो जिस सोल्यूशन में c लिखा होता है उसे हम कहते हैं ये जनरल सोल्यूशन है, और जिसमें c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी होती है उसे हम कहते हैं वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो मैं बात रिपीट करता हूँ, आप लोग अपने पास को लिख लीजिएगा, यहाँ टाइम ज़रा कम है। मैं रिपीट करता हूँ बात कि सोल्यूशन कंटेनिंग c, बल्कि पूरी बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग c इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। जनरली हम कहते हैं जिस तरह, यानी अगर ये लिखा हुआ है जिसमें c है तो हम कहेंगे ये जनरल सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन जिसमें c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी होती है उसे हम कहते हैं वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आम तौर पे आपको कोई कंडीशन दी होती है। जैसे ये देखें, अगर मुझे ये कहा जाए कि आप फाइंड करें पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए c फाइंड करना पड़ेगा और कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको ये दिया हुआ है कि आप x अगर लेट से x को 2 पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो 4 आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको ये कंडीशन इस तरह x और y की दी होती है, जिसको पुट करके आप c निकालते हैं। देखिए, अब अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ और y को 4, तो y को यहाँ 4 पुट किया मैंने, x को 2 पुट किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 प्लस c, ये 2 हो गया, 2 वहाँ ले जाएँ, 4 - 2 = 2, तो c कितना आ गया 2। अब अगर मैं ये c पुट करता हूँ सोल्यूशन के अंदर, तो ये लिखा है ना आपके पास, तो पुट करें तो क्या होगा, देखें ये क्या बनेगा, सोल्यूशन आपका बन जाएगा। बल्कि यहाँ ऊपर लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपर ऑब्जर्व कर लें। देखें, c में अब यहाँ पुट करो इस जगह पे, तो पहले क्या सोल्यूशन था, अब आएगा y = x² 2 प्लस c था पहले, तो अब c की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये बनेगा हमारा सोल्यूशन। अब c इसमें रिमूव हो गया, अब हम कहेंगे ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन कंटेनिंग c इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन एंड सोल्यूशन कंटेनिंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आप ये नोट करें कि इसके MCQs आपके किस तरह के बन सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहला MCQ सिंपल बन सकता है कि वो आपसे इस तरह की कोई भी इक्वेशन दे के उसका सोल्यूशन डिमांड करे, चारों ऑप्शन में ऐसे 4 सोल्यूशन लिखे हों। दूसरा ये है कि वो आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछे, x और y की कुछ वैल्यूज़ दे के जो आपने c निकाल के लिखना होगा, 2 हो गए। तीसरा MCQ ये बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि जो इसका सोल्यूशन है वो ग्राफिकली क्या चीज़ है। तो आप लोग अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल की डिग्री 2 है और एक की डिग्री 1 है। तो जिस इक्वेशन में x या y किसी एक की डिग्री 2 और किसी एक की डिग्री 1 हो, इसे कहते हैं ये पैराबोला है। तो ग्राफिकली अगर ये कहा जाए कि इसका सोल्यूशन कैसा है, तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन एक पैराबोला का ग्राफ बनता है। और बाकी कब कौन सा ग्राफ बनेगा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, कोनिक सेक्शंस में जाके। वहाँ चैप्टर 6 पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि पूरी बुक के अंदर जहाँ जहाँ कोई फंक्शन लिखा हुआ जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल है तो बता सकेंगे कि इक्वेशन दे कि आपकी इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। आगे चलते हैं जी। और आखिरी बात है कि याद रखें, नोट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि जितना किसी इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने उसके अंदर आर्बिट्रेरी, उसके सोल्यूशन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स निकलते हैं। ये एक फर्स्ट ऑर्डर का आपके पास क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो जब इसका सोल्यूशन आया तो इसके सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर का होता तो 2 बार इंटीग्रेट करते 2 कांस्टेंट्स आते।
तो ये बात मैं नोट बना के लिखता हूँ कि solution of a differential equation, solution of a differential equation of order n, यानी ऑर्डर n वाली, n का मतलब कोई भी हो, 1 2 3 कोई भी, solution of a differential equation of order n contains n arbitrary constants, उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, यानी अगर ऑर्डर 1 का है तो एक कांस्टेंट, 2 का तो 2 कांस्टेंट, 3 का तो 3 कांस्टेंट, n का हुआ तो कितने बनेंगे, n कांस्टेंट्स। इसके साथ मैं ये चैप्टर जो है वो यहाँ क्लोज़ करता हूँ। कोशिश मैंने की है कि जितना भी इसको प्रिसाइज डिस्कशन के साथ काम करवाया जाए वो आपका हो जाए, ताकि कम से कम वक्त चैप्टर आप रिवाइज़ कर लें। बाकी जो डिस्कशन लाइव होती है हमारी जूम वाली क्लास में, उसमें भी आप पार्टिसिपेट किया करें, और इसके साथ साथ आप लोग जो आपको बुकलेट दी हुई है वो भी आप पढ़ें, उसमें से MCQs करें, और अपनी बुक्स भी आप लोग रीड किया करें, उसमें जो चीज़ें हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखी हों वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।